चलिए क्लास 11 है और लेक्चर नंबर 5। आज हमारा सेट्स का आखिरी लेक्चर है। अगले लेक्चर में हमारा रिवीजन, क्वेश्चन, ठीक, फिर उसका एप्लीकेशन, कहाँ मैथ्स में कैसे अप्लाई होता है। तो हमने सबसेट तक पढ़ा था, याद करें कि सबसेट क्या होता है, कैसे डिनोट करते हैं। उसी का एक छोटा सा पार्ट है प्रॉपर सबसेट, PROPER। लिखें आप लोग प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन लिखें सबसे पहले कि इफ A and B are two sets, अगर A and B two sets हैं such that किस तरीके से कि यहां पे लिखता पहला पॉइंट बना कैसे कि A और B अगर दो सेट है, हम डिफाइन कर रहे हैं प्रॉपर सबसेट। पिछले क्लास में नहीं बताया। सबसे पहली कंडीशन तो सेट A जो हो वो सेट B का सबसेट हो। A और B अगर दो सेट्स हैं, किस तरीके से कि सेट A जो है वो सेट B का सबसेट हो। और दूसरी बात, there exist at least कम से कम एक at least one एलिमेंट, ठीक। प्रॉपर सबसेट को डिफाइन कर रहे हैं। बोला गया कि अगर A एंड B टू सेट्स हैं, किस तरीके से। सबसे पहली कंडीशन तो A B का सबसेट होना चाहिए एंड देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट किसमें, इन सेट B में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो, ठीक, विच इज not lies in set A। A और B अगर दो सेट्स हैं, किस तरीके से कि सेट A B का सबसेट हो और सेट B में, इस सेट B में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो A में लाई ना करता हो, देन set A called proper subset of B of the set B। और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, A और C और B वहां पे हम लोग इक्वल का साइन नहीं पुटअप करेंगे, याद रखना, ठीक है। इसको बोलते हैं A B का प्रॉपर सबसेट। अगर यहाँ पे इक्वल भी डाल देंगे तो इसका मतलब हम लोग मैथमेटिकली सबसेट समझेंगे, इसका मतलब प्रॉपर सबसेट। एग्जाम्पल आपको पता ही होगा, जाने कितने, जैसे जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर वो है प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि सारी नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। जैसे क्या जीरो इंटीजर्स में तो होता है, लेकिन क्या नेचुरल नंबर होता है, नहीं। तो अगर आप बोले नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर्स ये सबसेट है कि प्रॉपर सबसेट, तो सबसेट तो है ही, सबसेट होने की कंडीशन, लेकिन प्रॉपर सबसेट का भी अपने आप में यूज है। तो आप समझ चुके होंगे, आगे बढ़ा जाए।
तो प्रॉपर सबसेट ये रहा, छोटे छोटे पॉइंट हैं, आज खत्म करता हूं। दूसरा, अच्छा एक छोटी सी बात रह गई, नोट। जैसे हमने पिछली क्लास में किसी भी फाइनाइट सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, तो मैंने बोला था कि 2 raised to the power n of a, किसी भी फाइनाइट सेट के जो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं वो पिछली क्लास में बताया गया कि 2 raised to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। अब अगर पूछे प्रॉपर सबसेट कि किसी भी फाइनाइट सेट के नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होते हैं, तो पिछली क्लास को रिवाइज करें। सेट हमने ए लिया था, उसके 3 एलिमेंट लिए थे, ए कामा बी कामा सी, तो उसके टोटल सबसेट्स कितने बने थे? 8। लेकिन जो 8वां सबसेट था उसका 8th सबसेट था, वो सेट ए था, तो A8 A का सबसेट है, लेकिन क्या प्रॉपर सबसेट है? नहीं। बाकी जो रिमेनिंग 7 सेट्स बचे, 5 या A2 A3 A4 A5 A6 A7 तक, वो सब के सब क्या थे? वो सब के सब उसके प्रॉपर सबसेट थे। तो अगर A हमारे पास फाइनाइट सेट है तो उसके प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे? टोटल सबसेट्स -1, एक कम हो जाएगा, क्योंकि A8 और A दोनों एक ही थे, याद आया कि नहीं? तो अगर हमसे पूछता है कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ फाइनाइट सेट A, तो क्या लिखेंगे? इक्वल टू टोटल सबसेट्स, मतलब 2 raised to the power n of A, और कितना? 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे। तो सबसेट्स पिछली क्लास में पढ़ाया गया था, तो नंबर ऑफ सबसेट्स बताए गए थे, तो आज प्रॉपर सबसेट बताया गया, पहला पॉइंट हमारा। और कितने प्रॉपर सबसेट होते हैं किसी फाइनाइट सेट के, वो भी इंडिकेट किया गया। चलिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट। अब आप लोग 5 के 5 लेक्चर एक बार दोबारा से पढ़ें। जरूरी नहीं कि आप YouTube चैनल से ही पढ़ें, जो आपने नोट्स बनाए होंगे उन्हीं से पढ़ें। नोट्स बनाइए, जरूर बनाइए। जब तक हमारा लॉकडाउन नहीं खुलता है तब तक तो ऐसे ही काम चलेगा। जब आप आओगे तब मैं दोबारा से एक बार इनकी प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन इससे हमें बेनिफिट क्या होगा? मैं क्यों वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ जब दोबारा पढ़ाना है? जैसे ये लेक्चर मुझे क्लास में, रेगुलर क्लास में पढ़ाने में मान लो 7 दिन लगते, तो जब आप दोबारा से पढ़ोगे एक बार वीडियो लेक्चर पढ़ने के बाद, तो हमारा एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा 2 दिन में खत्म हो जाएगा, और प्रॉपर रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। तो इसका बेनिफिट है। तो हर एक लेक्चर आप पढ़ो, इग्नोर मत करें किसी को। अब बात करता हूं पावर सेट, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पावर सेट of a set, किसी सेट का पावर सेट क्या होता है? इसको यार दोबारा से ये क्षमा करो, पावर सेट ऑफ सेट। तो चलिए सबसे पहले तो इसको लिखते हैं कि ये पावर सेट क्या होता है। ठीक, प्रतीक से बात करना पड़ेगा। पावर सेट किसी सेट का क्या होता है? तो देखते हैं, लिख लेते हैं पहले कि इफ A is a finite set, अगर A क्या है? एक फाइनाइट सेट है
देन सेट का मतलब कलेक्शन, देन सेट यानी कि कलेक्शन। आगे लिखता हूं ऑफ ऑल सबसेट्स if capital A is a finite set, then set का मतलब कलेक्शन या कलेक्शन of all subsets of set A called power set। लिख लिया। if A is a finite set, then set या फिर कलेक्शन of all subsets of the set A called power set। ठीक, अब इसको डिनोट कैसे करते हैं वो भी लिखते हैं। एंड डिनोटेड एज P ऑफ A, किसी भी फाइनाइट सेट के पावर सेट को हम लोग P ऑफ A से डिनोट करेंगे। P ऑफ A का मतलब पावर सेट ऑफ द सेट A। अच्छा, लाइक एग्जांपल उठाते हैं, लाइक हमारे पास मान लेते हैं एक सेट A, उसके एलिमेंट में लेता हूं A, B। अब पिछली क्लास में मैंने किसी भी सेट के सबसेट्स निकालना बता ही चुका था। अब उन सभी सबसेट्स का जो कलेक्शन होगा, उन सभी सबसेट्स का जो सेट बनेगा, उसको बोलेंगे पावर सेट ऑफ सेट ए। तो डायरेक्ट लिखता हूं, आप समझ जाएं। इसको डिनोट कैसे करते हैं? P ऑफ A से। अब सेट लिखना है तो इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं, करली ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट पुट अप करूंगा। और एलिमेंट क्या होंगे? इस सेट के सभी सबसेट्स। तो हमें पता है किसी भी सेट का एम्प्टी सेट तो एक सबसेट होता है, तो पहला एलिमेंट ही आएगा। ठीक, कॉमा। दूसरा एलिमेंट क्या आएगा कि हाँ एक एक एलिमेंट लेंगे तो A। थर्ड एलिमेंट क्या आएगा? B। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा? दो के दोनों A, B हो गए। तो अगर ये सेट A हमारे पास गिवन जिसमें दो एलिमेंट है, तो उसके जितने भी सबसेट्स होंगे, अगर मैं उनका एक सेट बनाऊं, सेट मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा, सारे एलिमेंट करली ब्रैकेट के अंदर लाई करते हैं और बाई कॉमा सेपरेट किए गए। अब सबसेट्स का कलेक्शन है तो सबसेट तो सेट के फॉर्म में लिखा जाएगा। समझ चुके होंगे आप। ठीक, आगे बढ़ा जाए। चलिए, कभी कभी हमसे ऐसे भी क्वेश्चन करेगा, ये पावर सेट है। चलिए एक बात और बता देता हूं, ये आप नोट करके लिखेंगे। पहले n ऑफ P ऑफ A, इसका मतलब क्या होगा? n ऑफ P ऑफ A, तो याद करें n ऑफ A का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। अब सेट यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस। अब इसको क्या करते हैं? पावर सेट ऑफ सेट A। अगर इसको मैं लिखने जाऊं तो पूरी एक लाइन लगेगी। इसको लिखेंगे क्या मैथ में, इंग्लिश में, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ सेट A, जिसको हम लोगों ने मैथमेटिकली बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा है। n ऑफ P ऑफ A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ द सेट A, ये कितना होगा? अब पावर सेट होता क्या है? उस सेट के जितने भी सबसेट्स होंगे उन्हीं का कलेक्शन। और अगर हमारे पास कोई एक फाइनाइट सेट है, क्या है? फाइनाइट सेट, तो उसके सबसेट्स कितने होते हैं?
2 रेज़ टू द पावर n ऑफ a, समझ पा रहे हैं कि नहीं? 2 रेज़ टू द पावर n ऑफ a। तो अगर a कोई फाइनाइट सेट है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? तो इसका बहुत आसान सी मैथ्स है कि जितने सेट a के सबसेट्स होंगे, यानी कि n ऑफ p ऑफ a किसके इक्वल होगा? ये नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट a की इक्वल हो जाएगा। अब किसी सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? 2 रेज़ टू द पावर n ऑफ a। ये हमारा एक मैथमेटिकली हमारे काम आएगा जब क्वेश्चन करें कि अगर a हमारे पास कोई फाइनाइट सेट है तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ सेट a उतने ही होते हैं जितने उस सेट में नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं। और नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं? 2 रेज़ टू द पावर n ऑफ a। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कैसे निकालते हैं? -1 उसी। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने पड़ा, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 4। तो 2 एलिमेंट हैं तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आए? 1 2 3 4, मतलब 2 रेज़ टू द पावर 2। पिछली क्लास में आराम से बताया था। देखो भाई कितना टाइम हो गया, तो ये भी खत्म हो गया। ठीक है, 16। अब तीसरा टॉपिक, तीसरा आज पूरा खत्म करता हूं मैं, है कि यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और टॉपिक खत्म, फिर रिवीजन, फिर प्रैक्टिस, फिर इसका एप्लीकेशन, है ना? देखते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। पहले देख लें, अगर हमारे पास कई सेट्स हैं, मान लेते हैं A, B, C, D और X, मान लेते हैं हमारे पास एक 5 सेट की फैमिली है। ठीक है, फैमिली का मतलब उसमें मेंबर है, उस फैमिली के 5 मेंबर है, A, B, C, D और X। ये 5 के 5 सेट्स हैं। ठीक है, और अगर ऐसा हो, कैसा कि सेट A भी X का सबसेट हो, B भी X का सबसेट हो, C भी X का सबसेट हो और D भी X का सबसेट हो। अगर किसी फैमिली ऑफ सेट्स में 5 की फैमिली हो, 4 की फैमिली हो, 10 की फैमिली हो, 100 की फैमिली हो, जैसे बात करता हूं इंटीजर्स की, बात करता हूं होल नंबर्स की, बात करता हूं नेचुरल नंबर्स की, बात करता हूं नेगेटिव इंटीजर्स की, ये 4 सेट की फैमिली है। ठीक है, ये सब मैंने पहले लेक्चर में ही आपको पढ़ाया था, आपको ऑलरेडी पता हो। इन 4 सेट की फैमिली में जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, सारे होल नंबर्स भी इंटीजर होते हैं, सारे नेचुरल नंबर्स भी इंटीजर्स होते हैं, सारे नेगेटिव इंटीजर्स भी इंटीजर्स होते हैं। ऐसा ही कुछ, अगर हमारे पास कुछ सेट्स की फैमिली और ऐसी पॉसिबिलिटी डेवलप हो कि कोई एक सेट ऐसा हो कि उस सेट के बाकी रिमेनिंग सेट्स उस सेट के सबसेट्स हों, तब उस सेट को हम लोग उस फैमिली का, सिर्फ उस फैमिली का यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। क्लियर हो? तो चलिए आप लोग लिखें, मैं बिल्कुल आराम से बोलता हूं। ठीक, तो लिख देता हूं, इफ इन फैमिली ऑफ सेट्स, if in a family of sets A, B, C
कॉमा डी कॉमा एक्स इफ इन अ फैमिली ऑफ सेट्स। ये हमारे पास 5 सेट की फैमिली है, ठीक है। ऐसा कैसा कि सेट्स ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी ऑल आर क्या हो, सबसेट्स हो। सबसेट्स किसके, ऑफ सेट एक्स के। अगर किसी फैमिली ऑफ सेट्स में, फैमिली का मतलब उसके मेंबर, 5 सेट की फैमिली है और उनमें से 4 सेट ऐसे हैं जो किसी एक सेट के सबसेट्स हैं, देन सेट एक्स कॉल्ड क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ऑफ द फैमिली ऑफ सेट्स। देखिए फिर से रिपीट करता हूं, इफ इन अ फैमिली ऑफ सेट्स, ये हमारे पास 5 सेट्स की एक फैमिली गिवन है और ऐसा हो कि सेट्स ए बी सी डी ऑल आर सबसेट्स ऑफ द सेट एक्स, देन जो वो सेट एक्स होगा कॉल्ड यूनिवर्सल सेट ऑफ द फैमिली। सिर्फ फैमिली के लिए वैलिड। जैसे एग्जाम्पल भी दिखा दें, लाइक एग्जाम्पल क्या कि इन set of integers, set of natural numbers, set of negative integers and whole numbers, या और भी, ठीक। जो हमारा i है, यानी क्या दिख रहा है, n जो है वो भी i का सबसेट है। निगेटिव इंटीजर्स हैं, आल्सो सबसेट ऑफ इंटीजर्स हैं। जो होल नंबर्स हैं आल्सो सबसेट्स ऑफ इंटीजर्स हैं। तो इस सेट का जो यूनिवर्सल सेट होगा, क्या यूनिवर्सल सेट, वो क्या होगा, वो सेट ऑफ इंटीजर्स मतलब आई। ये भी पूरी बात समझ में आ गई। यूनिवर्सल सेट कि किसी भी फैमिली ऑफ सेट्स में अगर एक सेट ऐसा हो जिसके रिमेनिंग सेट्स सबसेट हों, तो उस सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट ऑफ द फैमिली बोलते हैं। एग्जांपल जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर्स, 4 सेट की फैमिली। सारे नेचुरल नंबर्स भी इंटीजर्स होते हैं, सारे नेगेटिव इंटीजर्स भी इंटीजर्स, सारे होल नंबर भी इंटीजर्स। तो इस 4 सेट की फैमिली का जो यूनिवर्सल सेट होगा ओनली सेट ऑफ इंटीजर्स होगा। समझ गए? चलिए एक आखिरी बात, कॉम्प्लीमेंट आप लिख लें। बैठने का टाइम हो गया, 26 मिनट हो गया ना, 24 लिख लिया। चलिए लिखते हैं अगला टॉपिक। और जनरली हम लोग यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, ठीक ठीक, या कैपिटल एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक हो गया। ये भी बेस है
यूनिवर्सल सेट पे। देखें, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी और कॉमा यू, हम लोग यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। इफ इन अ फैमिली ऑफ सेट्स, लिख लें, इफ अपने आप लिखें, इफ इन अ, नहीं लिखा मैंने, इफ इन अ फैमिली ऑफ द सेट्स ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा यू, लिख लिया। इफ इन अ फैमिली ऑफ सेट्स ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा यू, यू इज a universal set। U क्या है? U इसका यूनिवर्सल सेट। U is universal set of the family। Then complement of set A, B, C या D, मैं एक ही लिखा। Then complement of a set A is denoted by, इसको डिनोट कैसे करते हैं? या तो ए के ऊपर डैश लिख दो या फिर ए के ऊपर सी लिख दो, ए डैश या फिर ए के ऊपर सी। कॉम्प्लीमेंट, अगर हमारे पास एक सेट 5 सेट की फैमिली है और कोई यू उस फैमिली का यूनिवर्सल सेट है, तो किसी भी सेट ए के कॉम्प्लीमेंट को ए डैश या ए सी से डिनोट करता है, अपर सफिक्स सी। ये होता क्या है? तो अब देखें होता क्या है। एंड डिफाइंड एज, किस तरीके से डिफाइंड है, क्या है उसको भी देखें। तो मैंने आपको इसके ठीक पिछले लेक्चर में डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ाया था। याद करें कि A माइनस बी ये किस तरीके से डिफाइंड होता है, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन किया था। X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X नॉट बिलोंग्स टू B, A में हो लेकिन B में ना हो। याद आया कि नहीं? तो वो पता है तो कॉम्प्लीमेंट भी आपको आसानी समझ में आएगा। किस तरीके से, क्या कि ए डैश या फिर ए के अपर सफिक्स में सी, ये किसके इक्वल होता है? जो उस फैमिली ऑफ सेट्स का यूनिवर्सल सेट होगा, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को आप माइनस कर दें। क्या कर दें? यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें उस सेट का कॉम्प्लीमेंट पता चल जाएगा। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा? मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो सेट ए में ना हो, जो सेट ए में ना हो। तो गौर से देखना। अब फिर हमने आपको इंटरसेक्शन भी पढ़ाया था, यूनियन भी पढ़ाया था, बहुत सारी चीजें पढ़ाई थी। याद आ रहा तुम्हें? अच्छा, तो जरा पॉइंट बना के लिखें। ए कोई सेट है और यूनियन लेता हूं मैं किसके साथ? उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक, दूसरा पॉइंट, ए है, इंटरसेक्शन लेता हूं ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए माइनस ए डैश, डिफरेंस भी सिखाया था। इन तीनों पे जरा चर्चा हो जाए। अब ए, पहले तो इसी को देखते हैं। ए माइनस ए डैश यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? अब ये बात को समझ लो, ए डैश में वही एलिमेंट होंगे यूनिवर्सल सेट के जो ए में लाई ना करें, जो ए में लाई ना करें। तो
ए का कोई भी एलिमेंट ए डैश में तो लाई करेगा नहीं, तो ए माइनस ए डैश किसके बराबर आ जाएगा? सेट ए के बराबर आ जाएगा। बात समझे कि दोबारा समझो कि नहीं, दो सेट का डिफरेंस ए माइनस बी क्या होता था? इस सेट के पहले सेट के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जो दूसरे सेट में लाई ना करते हो। तो सेट ए का कोई भी एलिमेंट ए डैश में तो लाई करेगा ही नहीं, वही इसी तरीके से तो डिफाइंड है बात। तो a माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा? a के इक्वल आएगा। इसको हम लोग मैथमेटिकली यूज करेंगे आगे चलकर, अभी इसे नींव डाली जा रही है। अच्छा, इंटरसेक्शन लेना है, दो सेट का इंटरसेक्शन का मतलब क्या बोला था? दोनों के कॉमन एलिमेंट्स का कलेक्शन। अब a डैश बना ही इसी बिहाफ पे है कि सेट a का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो क्या दोनों में कुछ भी एलिमेंट कॉमन होंगे? बिल्कुल नहीं। तो a इंटरसेक्शन a डैश कितना आएगा? एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, मतलब एम्प्टी सेट होगा 5, कुछ भी नहीं हो सकता। अब बात करूं अगर दोनों के यूनियन में कितने एलिमेंट होंगे, दोनों के यूनियन में कितने एलिमेंट होंगे? तो यूनियन का मतलब क्या बोला था? सारे इसके एलिमेंट भी और सारे इसके एलिमेंट्स भी, दोनों के एलिमेंट्स का कलेक्शन। रिपीटिशन अलाउड होता नहीं है, इसलिए एक ही बार लिखेंगे। तो ए में ए डैश कैसे निकाला गया? यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट माइनस कर दिए गए, यानी कि ए और ए डैश में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। और ए डैश क्या है? यूनिवर्सल सेट में से, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो सेट ए में ना हो। तो अगर मैं दोनों का यूनियन निकालूं तो क्या आएगा? तो फिर वो यूनिवर्सल सेट आएगा, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या बताया था? सारे इसके एलिमेंट, सारे इसके एलिमेंट। ये किस बिहाफ पे डेवलप हुआ है? उन एलिमेंट्स, यूनिवर्सल सेट के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जो सेट ए में लाई ना करे। तो जब उनका यूनियन लूंगा तो किसके बराबर आएगा? वो सेट, वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाएगा। ये 3 पॉइंट आप याद रखिए हैं, ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट ऑफ द फैमिली। इंटरसेक्शन लेंगे, y आएगा। a माइनस ए डैश करेंगे, a के इक्वल आएगा। एक बात कि जब इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है, तो एक छोटी सी बात और चौथा पॉइंट बना के लिखता हूं कि जो n ऑफ a, सेट a के नंबर ऑफ एलिमेंट्स और जो सेट a डैश के नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ये किसके बराबर आएंगे? ये यूनिवर्सल सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल है, क्योंकि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए, ये किसके इक्वल आएगा? ये नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। देखो तो आपका कॉम्प्लीमेंट भी खत्म हो गया, 34 ठीक है। ऑलमोस्ट आपका टॉपिक खत्म हो चुका है। अब इसमें वेन डायग्राम है, ठीक है। उससे पहले मैं पहले प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर इस पे क्वेश्चन चलिए नंबर